ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव का कोई एग्ज़ाम लें या फिर कोई नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, हर जगह आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन से। और हो क्यों ना, क्योंकि हमारे देश की इसने देखेंगे अचानक से जो एक छवि थी वो बदल के रख दी। तो क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी, कैसे ये इंडिया में आया, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, कितना कंप्लीट हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, सब कुछ इस कंप्लीट एक वीडियो में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जानेंगे। आप भी देखेंगे इस वीडियो को लास्ट तक और बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जो ऑब्जेक्टिव हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में रखा था क्या हमने अचीव किया या नहीं किया, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इनिशिएटेड किया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग। अब ये कौन है? देखिए, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। अगर कोई भी आप देखेंगे रेवोल्यूशन होता है तो उसके कुछ जनक होते हैं, फादर होते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में आया था उसके फादर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। 1960s के दौरान ये ऐसा हुआ था। उनको देखेंगे, इसी के कारण नोबल पीस प्राइज़ मिला था 1970 में। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन एक कंपोनेंट था कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड को डेवलप करना, इन्होंने किया था। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड क्या होते हैं? अगर मान लिया जाए कोई एक सीड है, अगर एवरेज मान ले वो 10 किलो 15 किलो अगर वो ग्रोथ दे रही है, यील्ड दे रही है, तो जो हाई यील्डिंग वेराइटी है उसमें क्षमता रहती है 25 से 30 तक भी वो हाई यील्डिंग ग्रोथ दे सकती है। अब इंडिया की बात करते हैं। आपको बता दें, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, MS स्वामीनाथन, उनको जनक बोला जाता है, फादर बोला जाता है, क्योंकि वो लेकर आए थे। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया भारत का। आप देखेंगे जो सीरत था, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स स्पेशली वीट और राइस, जो चावल और गेहूँ जो हम लोग अभी खा रहे हैं, इसका प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया। न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जब आए बिगिनिंग में 20th सेंचुरी का बात हो रहा है ये। इसका ड्रामेटिक सक्सेस देखेंगे देखा गया था मैक्सिको में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सबसे ज़्यादा यहाँ सफलता इसको देखी गई थी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पूरे देखेंगे स्प्रेड किया था हमारे भारत में 1967-68 से लेके 77-78 के बीच में पॉपुलरली ये आया और पूरा इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था हमारे देश में हुआ। इसका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से हुआ, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जो हम लोग जो एक फूड डिफिशिएंट कंट्री थे, उस वक्त हम लोग जूझ रहे थे कि सही से अपने देश को खाना खिला पाएँ, उसको छोड़ के हम लोग जो है वर्ल्ड्स का लीडिंग एग्रीकल्चर नेशंस में आ गए। हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। तो सोचिए ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हुआ था। कोई भी अगर स्कीम आता है या रेवोल्यूशन आता है, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव पहले रखा गया। अब ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं हम लोग क्या क्या था। सबसे पहले हम लोग इमीडिएटली ये सोच रहे थे कि तुरंत के तुरंत जो फूड क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आए थे और उस वक्त हमने ये सोचा कि सबसे पहले तो हमें हंगर मिटाना है, क्योंकि हम जो है अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले तो तुरंत इन अ शॉर्ट टर्म हम लोग को ये लगा कि हमें जो है ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स की, तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जो मॉडर्नाइजेशन हो सके और साथ में एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म था। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या था कि हमें चाहिए क्रॉप्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमें चाहिए था। उसके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, साइंटिफिक स्टडी हो सके, ग्लोबलाइजेशन कर सके एग्रीकल्चर का, जिससे हम जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा सा मार्केट बन सके एग्रीकल्चर वगैरह का। ये सब लॉन्ग टर्म विजन थे। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या था आपको बता दिया। अब बेसिक एलिमेंट्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे उसके बात करते हैं। मेनली 3-4 बेसिक एलिमेंट्स थे, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग जो सीड्स थे वो तो है ही, लेकिन 2-3 और थे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज। देखिए क्या हुआ था कि 1947 का कल्टीवेशन जब हो रहा था, मतलब कल्टीवेशन मतलब जब खेती करे तो एरिया बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा था ना, कि हम लोग का जो डिमांड है वो पूरा कर नहीं पा रहे थे।
तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाएं, लेकिन एरिया बढ़ाने से क्या होगा, हम लोग तो डिमांड पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो क्वांटिटी के जगह क्वालिटी, मतलब एरिया जितना है उतना में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का ये जो एक तरीका था ये हुआ यहाँ पे। दूसरा डबल क्रॉपिंग सिस्टम। पहले क्या होता था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि ठीक है बारिश तो सीजन में एक ही बार होती है, तो जब बारिश आती है तो उसी वक्त हम लोग फसल उगाएंगे, तो उससे क्या हो रहा था, बाकी का टाइम खेत जो है वो खाली पड़ा रहता था। तो इसी में हम लोग ये भी प्लान लेके आए कि हम लोग डैम्स बनाएंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जिसके तहत पूरे साल हम लोग खेती कर सके, तो इस तरह लैंड का यूटिलाइजेशन बढ़ सके। उसके बाद हाई इम्प्रूव्ड जेनेटिक सीड्स जो है हम लोग यूज करेंगे। जो मेन इसका आप देखेंगे कंपोनेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो लेके आई थी और हम लोग यहाँ यूज करे थे। अब इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है इस रेवोल्यूशन में लिया गया। जैसे देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का सारा सेक्टर आ गया, सारा क्रॉप्स आ गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को ही फोकस किया गया था। इसमें कौन कौन सा था देखेंगे, वीट सबसे पहले, दूसरे नंबर पे राइस, ज्वार, बाजरा और मेज। जो नॉन फूड ग्रेन थे उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, उसको हम लोग नहीं किए थे। हम लोग को बेसिक उस वक्त चाहिए था खाना, तो हमने किसी और पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने बस ध्यान दिया वीट राइस पे मेजरली हम लोग फोकस किए। हालांकि वीट इसमें सबसे ज़्यादा फोकस वीट पे किया गया था। अब टोटल ये सारा आपको पता चल गया कौन लेके आए हैं, किससे कितना से क्या हुआ, वर्ल्ड में क्या हुआ था, क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, कंपोनेंट था। अब थोड़ा सा बात करते कि आखिर भारत में मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया पता चल गया होगा। देखिए हुआ क्या, 1943 में इंडिया में सफ़र किया था। आपको अगर एग्रीकल्चर पढ़े होंगे या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपने नाम सुना होगा बंगाल फेमिन। बहुत गंदा फेमिन था, 4 मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे हंगर से। सोचें कितना बड़ा ये डिजास्टर था हमारे देश में, हंगर से कोई मर रहा था। उस वक्त हमारे पास खिलाने के लिए फसल नहीं थे। हालांकि बाद में बहुत सारे थ्योरीज आए कि सिर्फ हंगर नहीं था जिसके कारण ये मरे, अलग अलग आर्टिकल्स छपे। आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे बंगाल फेमाइन का ओरिजिनल कॉज, तो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल भी उस वक्त था, ब्रिटिश रूल था, तो बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन मेनली जो हर जगह चैप्टर में मेंशन किया जाता है, बुक्स में लिखा जाता है, वो बोला जाता है बंगाल फेमाइन, कि खाना नहीं मिल पा रहा था। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक्सपेंड करना शुरू किया अपने खेती का जो जगह है उसको। तो देखिए एक्सपेंड करना एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब हमको अपने पॉपुलेशन को खिलाना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खेती का एरिया को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार खेती का एरिया को बढ़ाते जाओगे तो लोग रहेंगे कहाँ, उनका भी तो देखना पड़ेगा। तो मेनली ये चल रहा था। तो जब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी था, और सॉल्यूशन में रिजल्ट में क्या आया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, यही एक सॉल्यूशन उस वक्त दिखा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली हम लोग ये सोचें कि एक काम करते, जो हम लोग का नॉर्मल एग्रीकल्चर, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम में। हम लोग एडॉप्ट करते हैं मॉडर्न मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करेंगे, ट्रैक्टर्स यूज करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। हम लोग ने ये सोचा। उससे पहले हम लोग ट्रेडिशनली जाते हैं, बस ये फोकस करते हैं एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ। लेकिन जितना आप एरिया बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये एक सोल्यूशन नहीं था। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन उस वक्त सबसे यहाँ पे सूटेबल लगा कि हाँ अब हमें यही फॉलो करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा था, तो इंडिया ने भी इसको एडॉप्ट किया। उस वक्त देखेंगे यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने फंड किया, साथ में फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी इसको फंड किया। तो मेनली उस वक्त ये फोकस किया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें मेनली हम लोग वीट पे फोकस करेंगे। और रेवोल्यूशन का देखिए वीट का इतना ज़्यादा हुआ कि उस वक्त 1967-68 में तुरंत 3 टाइम्स जो हम लोग का यील्ड था वो बढ़ गया। मतलब 3 टाइम्स अचानक से बढ़ जाना, तुरंत इसका तुरंत इम्पैक्ट दिखा और बढ़ गया। और ओवरऑल प्रोडक्शन है वो सीरियल्स का 2 टाइम्स बढ़ गया। मतलब वीट पे तो फोकस था ही, लेकिन आप देखेंगे राइस और जो भी अदर क्रॉप्स थे उस पर भी थोड़ा बहुत फोकस था। तो ओवरऑल जो सीरियल्स का प्रोडक्शन, सीरियल्स में क्या हो गया, सीरियल्स में आ गए वीट, राइस और भी जो ग्रेन्स है वो आ गए, तो उन सब का 2 टाइम्स बढ़ा। लेकिन वीट पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया कि वीट का अकेले 3 टाइम बढ़ गया। तो ये था कहानी कि हमने क्यों भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया और क्या क्या किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब हमने इसको यूज किया तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ हुआ होगा।
तो अब इसका इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव मतलब निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ क्या? तो बोले हाँ, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हमें बाद में देखने को मिला, जो कि मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या था। ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ क्रॉप प्रोड्यूस का, कि जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे बाहर से क्रॉप प्रोड्यूस, लेकिन हम इतना ग्रो करने लगे कि टॉप प्रोड्यूसर बन गए, इतना ज़्यादा हमने ग्रो किया। दूसरा, फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ऑब्वियसली फार्मर्स का पैसा बढ़ेगा। साथ में आप देखेंगे जो बिग फार्मर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया मशीन्स में, फर्टिलाइजर्स में, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ में, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। स्मॉल फार्मर्स में देखेंगे जो इसका यूज करे थे, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इसको सेल करके ज़्यादा पैसे कमाने लगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पंपिंग सेट्स, इरिगेशन शुरू हुआ, तो अलग अलग उसके इक्विपमेंट सब कुछ आप देखेंगे एक पूरा बेल्ट तैयार हो गया, ये सब प्रोड्यूस होने लगा। तो ये सब सारा होने लगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, विल्सीसाइड, ये सब का प्रोडक्शन अचानक से इंक्रीज हो गया, ये सब भी कंपनियां आने लगी, बनाने लगी। रूरल एम्प्लॉयमेंट मिला। अब जो इंक्रीज हुआ रूरल एम्प्लॉयमेंट में, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग यूज करने लगे, फर्टिलाइजर्स यूज करने लगे, तो साल भर आप देखेंगे खेती होने लगी, तो जो गांव में लोग थे उन लोगों को सालों भर रोजगार मिलने लगा। अब लेकिन इसका देखेंगे कुछ समय बाद, उस वक्त तो हमें ज़रूरत थी तो हमने सब कुछ जो सारा स्टेप था वो किया, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो आप देखेंगे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी था। निगेटिव इम्पैक्ट क्या था? देखिए सबसे पहले नॉन फूड ग्रेन्स लेफ्ट आउट, हमने इस पे फोकस किया मेनली व्हीट राइस को, जो अदर फूड ग्रेन्स थे उसको हमने छोड़ दिया। अदर फूड ग्रेन्स मतलब जैसे आप देखेंगे पल्सेस को छोड़ दिया, ऑयलसीड को छोड़ दिया, ये सब को छोड़ दिया, कॉटन छोड़ दिया, जूट छोड़ दिया, टी छोड़ दिया, शुगर कैन छोड़ दिया। ये सब पे हम लोग का ध्यान ही उस वक्त नहीं गया था, क्योंकि हम लोग का उस वक्त ये नीड नहीं था, हम लोग को पहले पेट भरना था, तो इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, वो बस लगातार कंटिन्यू वही चलता रहा। लिमिटेड कवरेज था, ये सबसे बड़ा आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट अभी तक आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गया, आप जो देखेंगे ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, मेनली पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, ये सब एरिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन आप देखेंगे असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और सेमी एरिड एरियाज ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, ये सब अनटच्ड रहा, यहाँ ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए आप देखेंगे हमारे देश में ही डिस्पैरिटी हो गया। आप देखेंगे पंजाब हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल में हो, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये वहीं पे अप्लाई किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन जहाँ पे थोड़ा कम था, बहुत ज़्यादा कम था, वहाँ पे बढ़ाने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ नहीं किया, जो हमारे देश में एक रीजनल डिस्पैरिटी पैदा कर गया। उसके बाद और क्या डिमेरिट इसका था? लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो डिमांड था बहुत ही लिमिटेड रहा, मतलब लिमिटेड लोग बनाए ही, मेनली उन्होंने रखा व्हीट, राइस, ज्वार, मेज, बाजरा, बस खत्म। उसके बाद इन्होंने उस वक्त हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब आते हैं हम लोग सबसे बड़ा डिमेरिट पे, जो बहुत बड़ा कंसर्न है, इसका इम्पैक्ट हम लोग झेल रहे हैं, हाँ अभी हम लोग पे भी पड़ रहा है, वो है एक्सेस यूजेस ऑफ केमिकल। हमने प्रोडक्शन बढ़ाना था, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल्स जो हमारे पास आया हमने यूज किया, उसका इम्पैक्ट अब देख रहे हैं। सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक शिफ्ट करो, गवर्नमेंट स्कीम ला रही है कि ऑर्गेनिक यूज करो, ऑर्गेनिक यूज करो। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल हमने यूज किया, हमें प्रोडक्शन लेना था, इतना ज़्यादा केमिकल यूज किया, इतना ज़्यादा सॉइल को हमने टॉक्सिक बना दिया, वाटर को टॉक्सिक बना दिया है कि अभी आप देखेंगे आए दिन देखेंगे कैंसर का कारण ये इंसेक्टिसाइड बन रहा है। उस इंसेक्टिसाइड को कभी गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, उसको बैन कर रही है, उसको यूज करने से मना कर रही है। ये सारा सिचुएशन आप देखेंगे फेस करेंगे। साथ में जो एक मेजर प्रॉब्लम हुआ वो हुआ वाटर कंजम्पशन। पहले क्या था कि हम लोग बस रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, लेकिन जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में ये बोला कि हम लोग अब इरिगेशन करेंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, पंप लगाएंगे, अलग अलग से ग्राउंड वाटर हम लोग निकालेंगे, तो वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आपको पता है राइस हो, शुगर कैन हो या अलग अलग जो भी क्रॉप हो, आज के टाइम में कितना ज़्यादा वाटर चाहिए होता है इरिगेशन करने के लिए। तो ये सारा जो है निगेटिव इम्पैक्ट था, और ये सब के कारण आपका जो सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये तो है ही।
और एक थोड़ा सा लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे थोड़ा सा ख़त्म हुआ था। लास्ट में एक डिमेरिट में आया था क्या, क्योंकि जब मशीनरीज़ का ज़्यादा यूज होने लगा तो लेबर्स का थोड़ा सा डिमांड कम हो गया। जब बड़े बड़े मशीनरीज आ गए, जैसे हार्वेस्टर्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, तो थोड़ा सा ये भी एक डिमेरिट पॉइंट में भी इसको रखा गया था। तो ये सारा टोटल जो आप देखेंगे, सारा जो मैंने आपको बताया अभी तक, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ओवरऑल इसके बारे में आपने हिस्ट्री जाना, इंडिया में कैसे आया, क्या ज़रूरत पड़ी, इसका बेनिफिट क्या था, और इसका जो आप देखेंगे डिमेरिट था वो क्या था, आपको समझ में आया। अब आप बताइए ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कितना सक्सेसफुल रहा हमारे देश के लिए। आप प्रेजेंट में भी हमारे देश में एग्रीकल्चर की कंडीशन देख रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तब तो श्योर आपको बताना ही चाहिए कमेंट करके कि क्या अभी तक हमने जो ऑब्जेक्टिव रखे थे वो अचीव कर लिया, जो डिमेरिट्स है क्या वो इतने मतलब ठीक है, इतना चलता है क्योंकि हमें उस वक्त ज़रूरत थी। कुछ भी हो तो आप अपना कमेंट जरूर दें। जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको, उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम लोग आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और लास्ट में थैंक यू फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे मैं अच्छे क्वालिटीज़ वीडियोस लाऊंगा, अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर जियो पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड लेवल पे कोई भी न्यूज़ हो। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।